ਜੀ, अस्सलाम वालेकुम ਵੀਰੋ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਾਫੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੁਹਤਰਮਾ ਪਰਵਾ ਸ਼ਾਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਨ ਉਦੋਂ ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 9:30 ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਥੈਂਕਫੁਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਸਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ जी ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਔਰ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ समझ ਤੇ आंदी होएगी आई होप। जी बिल्कुल। ये स्कूलिंग हाँ लाहौर से हुई और अच्छा उसके बाद कॉलेज भी लाहौर से और फिर काफी कुछ अर्सा ऑस्ट्रेलिया भी पढ़ती रही हूँ। लिहाजा काफी है मेरा सफर इस लिहाज से वापस पाकिस्तान का रुख किया और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया बहुत आगे और मोहतरमा के साथ काम करने का मौका मिला। उस वक़्त से जब कुछ तीसरा थी मोहतरमा ने इस्तीफ़ा का ये जो शर्त मुझे हासिल हुआ अब उस वक़्त तक आपके सामने स्लो मूविंग रहा है सफ़र लेकिन बिल्कुल जैसे कहते हैं चुटकी में से देख के आ सकता हूँ। अच्छा ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। जी, मैं जो ਅੱਛਾ है ਇੱਕ मेरी हाइवे ਰਿਊਮਰ है। ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਤਰਮਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਸੋ ਮੋਹਤਰਮਾ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੋਹਤਰਮਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਹਤਰਮਾ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਾਹੀਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਿ ਹਟ गए पीछे ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ सदाकत है। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। मोहतरमा के साथ हम काम करते थे और जब मोहतरमा की शहादत हुई, उसके बाद ज़ाहिर है एक बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। पूरी पार्टी एक जिसे कहते हैं कि बहुत मुश्किल हालात से गुज़री और उसके साथ ही हुकूमत में भी। ज़रदारी साहब भी उनके लिए भी बहुत बड़ा ज़ाहिर है उनका ज़ाती झटका था। और उसके बाद उन्हें फौरी हुकूमत की भागदौड़ सँभालनी पड़ी। लेकिन वो हमेशा मोहतरमा की वो लोग जो कि मोहतरमा के साथ काम करते रहे, उनकी बड़ी इज़्ज़त करते रहे। उनको उन्होंने हमेशा साथ रखा और ये अलग बात है कि क्योंकि हमारी एक कोalition हुकूमत थी, उसमें बहुत पार्टीज़ थी, उन सबको एडजस्ट करना था, तो शायद अगर आप ये कहना चाहें कि उस वक़्त मिनिस्टीरियल पोज़ीशन तो मुझे नहीं मिली, लेकिन कुछ साल बाद मैंने जो मैं समझती हूँ कि मेरे दिल के करीब भी था क्योंकि मैं मोहतरमा के की फॉरेन अफेयर्स कमेटी में भी काम करती थी। उस मुश्किल दौर में जब मुशर्रफ था, तो वो उसकी मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी बनी और मुझे फॉरेन ऑफिस में काम करने का मौका मिला। लेकिन उसके बाद जो असल चैलेंज है वो हुकूमत खत्म होने के बाद होता है और उस वक़्त बहुत से लोग जो है वो भाग जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग जो कि बरात याफ्ता होते हैं वो भी भाग जाते हैं और फिर ऐसे ही देखने में आया और फिर एक जो है ऐसा दौर शुरू हुआ जहाँ सिर्फ़ वो लोग जो है रह गए जो पार्टी के साथ मुख़लिस और वफ़ादार थे। और फिर से फिर सफ़र जो है वो शुरू हुआ और वो 5 साल हमने गुज़ारे। और फिर अब आप देख लीजिए कि ये जो आजकल की हुकूमत है, ये तो ख़ैर मैं समझती हूँ कि मुशर्रफ से भी 2 हाथ आगे है। अ, अपनी जो इनके अंदर एक बदला लेने की और एक खून की प्यास है वो बहुत ज़्यादा है। और मैं समझती हूँ आज भी वही लोग जो कि मोहतरमा के करीब थे वो साथ खड़े हैं। और ज़ाहिर है ज़रदारी साहब ने सबको
जैसे फ़ोन किया और करना ही था। अ, और अब हम एक चेयरमैन हमारे बिलावल भुट्टो साहब हैं और उनके साथ भी हम जो है काम कर रहे हैं। लिहाज़ा तो तारीफ़ का इर्तिक़ा है, इसमें तब्दीली आती रहती है। लोग भी तब्दील होते हैं, हालात भी तब्दील होते हैं, वाक़यात भी तब्दील होते हैं और हम भी बदलते हैं, इसी तरह लीडरशिप भी बदलती है और कुछ चीज़ें हम सब सीखते हैं इस अमल से। कुछ लोग जिन पे यकीन होता है कि वो कभी नहीं छोड़ के जाएँगे, वो फिर मुश्किल हालात में छोड़ जाते हैं और फिर इंसान को पता चलता है कि जो साथ हैं उनकी कदर भी आती है। और ये कुदरती अमल है, इससे हम सब गुज़रते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम कुछ सब नहीं हैं जो कि आज तक साथ खड़े हैं और अब कहीं और अब मेरे ख़्याल में जाने का इसलिए नहीं सोच सकते कि अब बचपन से ये पार्टी जो है रच बस गई है हमारे हम लोग इस पार्टी का कल्चर जो है हमारी पार्टी का कल्चर बिल्कुल एक मुनफ़रिद आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। इसका कल्चर ना तो तहरीक-ए-इंसाफ का है, ना नून का है, इसका बड़ा मुनफ़रिद सा कल्चर और इस मुनफ़रिद कल्चर में ज़ाहिर है एक छोटी उम्र से जो रहे, तो फिर वो एक दूसरे कल्चर में या किसी दूसरी सिमत में जाते हुए सोचता है। सिवाय उनके जो कि ज़ाहिर है आए कहीं से और फिर इसी तरह आसानी से चले गए। कई लोग गए और कई लोग जाके अब पछता रहे हैं। तो इज़्ज़त जो है वो शाह साहब अपनी अपनी अड्डे पे ही होती है, अपनी अ, जो है जगह पे होती है और इसमें ये भी है कि कई दफ़ा उतार-चढ़ाव रहते हैं। लेकिन ये है कि हमें जो एक यहाँ हमारी तारीफ़ है वो तो अपनी जगह है, उसको कोई नहीं छीन सकता। जो काम किया है या जो जगह है वो जहाँ तक आज तक हम जैसे पहुँचे हैं, वो तो कोई हमसे क्रेडिट छीन नहीं सकता है। और ना इस बात का कोई डिनायल है कि जो जिस तरह सब मैं सिर्फ मैं नहीं बाकी सब जो साथ हैं हम सब अपनी-अपनी एक हिस्ट्री रखते हैं और वो उससे कोई दो राय नहीं है। किसी नई जगह जाएँगे तो फिर लाइन में पीछे से शुरू होंगे। उससे बेहतर है कि जहाँ हैं वहाँ बैठें। बिल्कुल सही। अच्छा एक चीज़ बिल्कुल ठीक है कि ਅੱਜ जो ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ ਇਨਸਾਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾਏ ਇਬਲਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਲਾਅ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਉਹ ਲਾਅ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਵਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਜ ਦੇ ਕਵਾਨੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਗੇ और वोट करते होए ਉਹਨੂੰ ये शासन मुझे इस कानून की छिकें मैंने नहीं पढ़ी जो कि पास हुआ है। लेकिन पीपल्स पार्टी कभी भी इज़हार राय पे सदगन के किसी कानून पे जो है वो ना दस्तखत करती है, ना उसको पास करती है। लिहाज़ा मुझे सुन के हैरत है कि ये कानून जो है अगर साइबर क्राइम तो एक और चीज़ है, साइबर क्राइम्स की रोकथाम भी बहुत ज़रूरी है। इस मुल्क में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो बच्चे हैं उनके ज़हनों को उनके लिए एक बड़ा ये एक खुला खतरनाक सा एरिया है जहाँ वो जाते हैं, हर किस्म के लोगों से उनकी मुलाकात होती है, हर किस्म का मटीरियल है। लिहाज़ा उसकी रोकथाम अपनी जगह है लेकिन ये मुझे इस पर इल्म नहीं है कि कौन-सी शिकें हैं, जिन पर आपको एतराज़ है जो पीपल्स पार्टी को साइन नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आज भी जो घुटन का इस मुल्क में माहौल है, उसमें अगर कोई बोलता है खुल के हाँ, बिल्कुल मौलाना साहब को भी मैं क्रेडिट देती हूँ
वो भी अब जब से पीडीएम बनी है तब से बहुत खुल के वो पहले से खुल के बोल रहे हैं मौलाना साहब तो मरियम नवाज़ साहिबा अब जब से पीडीएम बनी है या कुछ अरसे से वो भी बिल्कुल खुल के बेखौफ अपनी राय का इज़हार कर रही हैं मामलात पे। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने तो उस वक़्त भी इन मामलों पे बात की सिर्फ़ ये मामलात नहीं कि जो रियासती तौर पर आपके ऊपर कदगन है या हम पे कदगन है, बल्कि उस वक़्त जब इस मुल्क में खौफ का राज था और जो दहशतगर्द दंदनाते फिरते थे और पॉलिटिकल पार्टीज़ उनसे डरते हुए या उनके खिलाफ बात करने से घबराती थी। हत्ता कि पंजाब अपना राग अलापता था और ये खान साहब जो हैं तो तहरीक-ए-तालिबान को दफ्तर खोलने की दावत देते रहे और वो हर हफ्ते कोई ना कोई आपको याद होगा ऐसा धमाका होता था, जहाँ कई सौ लोगों की जानें जाती थी। लिहाज़ा उस वक़्त ऐसे माहौल में भी जहाँ जान के लाले थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो साहब ने, आसिफ ज़रदारी साहब ने इस हुर्रियत को जो है ललकारा और ललकार के कहा कि ये इसका सद्देबाब ज़रूरी है और अच्छा जी, अपने एक दौरे सवाल जी। जावेद काजी साहब पूछ रहे ने, वो कह रहे ने कि कैन शी स्टैंड अप एंड क्वेश्चन द लीडर्स इफ रॉन्ग डिसीजन इज मेड? देखिए जनरली इसका एक तरीका होता है कि जब कोई डिसीज़न मेकिंग होती है, तो उससे पहले एक मुशावरत होती है। और उस मुशावरत में जो भी लीडर हैं ज़रदारी साहब कोई बात करें तो भी वो मुशावरत करते हैं और पार्टी की कमिटीज़ होती हैं, कोर कमिटीज़ होती हैं, सीईसी होती है, सबसे हाईएस्ट फोरम है। उधर से गुज़र के जब कोई हाँ, उस हद तक जो है बिल्कुल सवालात होते हैं, जवाबात होते हैं, खदशात होते हैं कि हम क्या समझते हैं, हम ये समझते हैं कि इसको कैसे होना चाहिए। लेकिन जब वहाँ इत्तेफ़ाक़-ए-राय पैदा हो जाता है और पार्टी की वो उस मरहले से वो मामला गुज़र जाता है, तो फिर उसके बाद वो पार्टी पॉलिसी जो उसको डिफेंड करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो उससे पहले बड़ा खुला माहौल है। कोई भी बात होती है, बहुत से ऐसे मामलात हैं जो मैं नहीं बताती आजकल वो लोग जो हैं दूसरी पार्टीज़ में चले गए हैं और अब नाराज़-नाराज़ है और नाराज़ है उनसे और उनको वहाँ इज़हार-ए-राय करने पर कहा जाता है कि जाओ इस्तीफ़ा दो। वो लोग थे जो हमारे यहाँ बैठकर हर किस्म की बात करते थे और बड़े सख्त अंदाज़ में करते थे और वो इस बात पर बिल्कुल कभी उन्होंने नहीं सोचा कि उनका जो अल्फ़ाज़ हैं या जो उनकी मामलात हैं वो जो कहना चाह रहे हैं उसको ज़रा नरम अल्फ़ाज़ में भी कह सकते हैं। वो बिल्कुल लीडरशिप के सामने खड़े होकर हर किस्म की बात कर लेते थे। लेकिन आज जी, ये फ़र्क है ਉਹ ਤੇ ਉਹ जमात भी छट गए ना। ये जमात में तो अभी हैं, लेकिन उनको याद ज़रूर आता होगा कि जब यहाँ थे क्योंकि मैं कई दफ़ा गवाह हूँ, तो इस तरीके से उनकी बात सुनी जाती थी और जब वो आते थे तो वो इज़्ज़त एक उनकी अपनी जगह कायम थी, कुछ भी कह जाते थे। तो अब यहाँ देखिए ना, यहाँ वो मामलात नहीं है, यहाँ कहा जाता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी कबूल नहीं है, तो जाओ घर जाओ। तो ऐसी बात हमारी पार्टी में नहीं है। बहुत बहुत हद तक खुल के बात होती है। बहुत हद तक इतराज़ात होते हैं। अच्छा लेकिन जब एक पॉलिसी बन जाती है फिर हम अच्छा उसको डिफेंड ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਸਿਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਸਨ, ਚੌਧਰੀ ਮੰਜ਼ੂਰ, ਕਮਰ ਜ਼ਬਾਨ ਕਾਇਰਾ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ हंसी खुशी कबूल कर लिया सी? बस अब मुझे भी बात पुरानी याद नहीं, लेकिन बात ये है कि ये सारा मामला जो है ये डिस्कस ज़रूर हुआ था और इतराज़ात आए होंगे, लेकिन उसके बाद यही फैसला हुआ था सराइकी सूबे का। और हमने अपने जो तंज़ीमी ओहदे थे यानी पंजाब का पहले एक ही सदर होता था, इस वक़्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के जो हैं वो 2 सदर हैं, सेंट्रल और साउथ के। तो लिहाज़ा ये उस वक़्त से हो गया था कि पंजाब के
जो मामलात थे उनको हमने जो है बाइफरकेट कर दिया था। तो अब ये जो हुकूमत है इसने भी ये कहा 90 दिन में हम जनूबी पंजाब सूबा बनाएँगे, लेकिन आज तक आपने देखा वो सिर्फ मेंबरान को तोड़ के और ਉਹ ਜੀ इधर शामिल ਤੁਹਾਡੀ करने की। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਖੌਫ 'ਚ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 2011 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਰ ਗਈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਲੱਗਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ 13 का सीधा। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2018 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੈਰ ਉਹ ਵੀ 2018 ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਕਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਨਾਰੇ ਦੀ? देखिए जी शाह साहब जनूबी पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी तारीफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ मजबूत रही है, अभी भी मजबूत है और हमने जो भी अपनी एक बनाई थी तख़मीना बनाया था इलेक्शंस का उसमें हमने ज़्यादा जो है सीट्स वो जनूबी पंजाब से रखी थी। लेकिन आपने देखा ऐसे फॉरेन पहले एक वो महाज बनाया गया और वो ड्रामा हुआ, उससे पहले वो लोग हमसे राब्ते में थे। फिर उन्हें दबाव के तहत जो है वो पीटीआई में शामिल कराया गया और वो जमात जो कहती थी मैं इलेक्टेबल नहीं लूँगा, मैं लोगों को नहीं लूँगा, वो शख्स जो है फिर उसने हर लोटे को साथ बिठाया और उस जनूबी पंजाब के लोगों से भी एक तारीखी फ्रॉड किया, जैसे कि बाकी पूरे पाकिस्तान से हुआ। लिहाज़ा अब इसको एनालाइज़ करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ना 2013 के इलेक्शन हमने माने, उनको ज़रदारी साहब ने आरओ इलेक्शन कहा और 18 के इलेक्शन का तो हाल आपके सामने है, जो पूरा आरटीएस सिस्टम अरबों रुपए का बना हुआ जो है, वो रातों-रात बैठ गया और जो है वो कई दिन बैठा रहा। उसके बाद क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये बहुत से इंटरनेशनल जरीदों ने लिखा, इस पर बड़ी इंटरनेशनली बाहर के ममालिक में भी इस पे बड़ी राय आई और यहाँ भी लोगों ने भुगता और लोगों ने देखा कि किस तरह उन्हें उठा-उठा के बाहर फेंका गया। बहरहाल ये लंबी कहानी है लेकिन ये इलेक्शन तो एक मज़ाक था और उस मज़ाक के बावजूद, इतनी बड़ी एक्सरसाइज़ के बावजूद, इतने सालों की मेहनत के बावजूद जो वो प्रोडक्शन सामने आई, वो चंद वोटों के अलावा जो है वो अक्सरियत नहीं ले सकी। लिहाज़ा अच्छा अब ये एक ਤੁਸੀਂ टेस्ट है जनूबी पंजाब का। अब अगले इलेक्शन में अगर कुछ शफ़ाफ़ियत हुई तो खुल के सामने आ जाएगा। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਦੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਰਿਗਡ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸੀ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਮੁਕਾਲਮਾ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਲੋਗਨ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸਲੋਗਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੋਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ। ਜਿੱਥੇ 1,24,000 ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਬੰਦਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 20,000 ਵੋਟ ਪਏ ਉਹਨੂੰ 2018 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਧੀ ਹੋ, ਬੇਟੀ ਹੋ ਔਰ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ मोहतरमा सिंध ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਧ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, केपीके ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਇੱਕ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਏ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ नहीं ਨੇ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा था चारों सूबों की जंजीर, बेनज़ीर और पाकिस्तान पीपल्स ਇਹਦੇ पार्टी ਨਾਲ ने ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ मोहतरमा ने 2007 तक ਕਿਤੇ ਵੀ
ਇਸ ਸਰਾਇਕੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਾਂ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ भी जरा ज़हन च रख के देखिए, प्लीज। जिस वक़्त भुट्टो साहब के वक़्त की डायनामिक तो ज़ाहिर अलग होंगी, क्या मामलात थे, कितनी पॉपुलेशन थी, कितनी आबादी थी, वो एक अलग मरहला है। लेकिन इससे बात हो सकती है, जमहूरी पार्टी से बात हो सकती है कि पंजाब की तक़सीम अगर पंजाब के लोग नहीं चाहेंगे, तो पंजाब की तक़सीम क्यों पर होगी? पंजाब जो है वो ज़ाहिर है किसी की जागीर तो नहीं है और जिस तरीके से हम पंजाब की मैं बेटी हूँ, इसी तरीके से सिंध की भी हूँ, इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की भी हूँ। बलूचिस्तान की भी मामलात पे दिल इसी तरह जलता है। लिहाज़ा मैं ये समझती हूँ कि अगर इस पर कोई इतराज़ात हैं, तो इस पे बड़ा अच्छा एक डिबेट होनी चाहिए, एक डायलॉग होना चाहिए। और ये मैं समझती हूँ कि इसके बावजूद कि हम अपनी एक पोज़ीशन ली है, इस हुकूमत ने भी ली है। लेकिन अगर लोग नहीं चाहेंगे तो नहीं हो सकेगा शाह साहब, ये तो एक बिल्कुल एक अ, मुसलमा हकीकत है कि कैसे आप सूबों को जो है तक़सीम कर सकते हैं अगर उस सूबे की पॉपुलेशन और आबादी उस आइडिया के खिलाफ हो। अ, अब ये है जी कि बिल्कुल, साडा तो पंजाब यही पहले मंग है भी कि वहाँ तो एटलीस्ट बड़ी-बड़ी लेकिन लेकिन बात डायलॉग ये नहीं होना है, चाहिए बात की नहीं है, बात एडमिनिस्ट्रेटिव आसानी है अलग है, तक़सीम तक़सीम तब ज़रा एक मुख्तलिफ पैराया ले लेती है जब तक़सीम करने वाले जो हैं वो कोई वो लोग हों जो आपके ऊपर मुसल्लत हों, जैसे कि पहले एक दफ़ा पंजाब अंग्रेज़ ने तक़सीम किया, वो एक अलग मामला है। अब अगर अपने ही लोगों के नीचे और एक अपने ही मुल्क के नीचे कोई इंतज़ामी तौर पर कोई ढांचा तब्दील जी होता देखो है, ना, तो अंग्रेज़ ने ते तक़सीम तकसीम कीता सी मज़हब ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਦੋ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਦੋ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੌਮ ਬੈਠੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ। मैं यही कह और रही हूँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ये पता तो है कि कौम है, अपने बंदे हैं, आप ये इधर कोई साम्राज्य तो नहीं है, लिहाज़ा अगर इंतज़ामी तौर पे अगर जनूबी पंजाब के लोगों को मुश्किलात हैं और जनूबी पंजाब के लोगों में गुर्बत ज़्यादा है, उसको कोई सीधा करने के लिए कोई हल निकालने में वो साथ हैं, फिर हो सकेगा। लेकिन उसके अलावा अभी तक तो देखिए ना कई साल हो गए हैं, 2013 से आज कितने साल हो गए हैं, तो ये मामला अभी लटका हुआ है, लिहाज़ा किसी आबादी की मर्ज़ी के खिलाफ कभी भी इस तरीके से तक़सीम नहीं हो सकती। अगर वो नहीं होंगे साथ तो ज़ाहिर है उनके जो नुमाइंदे हैं वो पीछे हट जाएँगे और अगर उनके नुमाइंदे पीछे हटेंगे, इस तरफ के नुमाइंदे जो हैं वो इस पे एतराज़ करेंगे। ये जी इस हुकूमत एक टेस्ट मुझे नज़र ਤੇ नहीं आता ਸਾਹਮਣੇ ਆ साफ। ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਲੋਗਨ ਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਲੋਗਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ। ਖੈਰ मेरा ये वे कि स्लोगन को शाह साहब पीटीआई ने लगाया कि हम पहले 90 दिनों में बना देंगे। तो हाँ जी ये स्लोगन की बुनियाद पे तो आप नहीं कह सकते क्योंकि पीटीआई जी ने जी तो ख़ैर जो भी झूठ बोला उन्होंने सीटें उठाई अपने बंदे में उन्होंने भी तो यही नारा लगाया। ਜੀ ਜੀ लेकिन ये ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾਰੇ ਦੀ ਵਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟੇਬਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਸੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ। ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਤੇ ਇਲੈਕਟੇਬਲਸ ਹੀ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੀਟੀਆਈ ਵੀ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟੇਬਲਸ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤੀ। देखिए ना जी इलेक्टेबल्स भी जो है वो अपनी कौम की मर्जी के मुखालिफ एक हद के बाद नहीं जा सकते। लेकिन पीटीआई ने भी यही नारा लगाया और पीटीआई ने वहाँ के जो भी वहाँ ये तो पूरे मुल्क में धांधली हुई। लिहाजा इस इलेक्शन को तो आप छोड़ दो। इस इलेक्शन को आप किसी खाते में ना गिनें। ये जब इसकी परतें खुलेंगी तो अंदर से बहुत गंद निकलेगा और किसी वक़्त शायद खुले।
कोई ऐसा माहौल आए कि हम इस पे ये बात करें कि किस तरीके से लोगों को उठा के उनकी वफ़ादारियाँ तब्दील कराई गई। इलेक्शन से चंद दिन पहले एक वो केस बनाया गया क्या फेक अकाउंट केस बना के पीपल्स पार्टी की किरदारकशी की गई। मियाँ साहब आए तो उन्हें पकड़ के धर लिया गया। लिहाज़ा इस इलेक्शन को आप इलेक्शन ना गिनिए शाह साहब, इसको इसको आप ऐसे ही रहने दें, ये तारीख़ी मज़ाक था और उसका भुगतान अभी सारी कौम भुगत रही है। अब इसके बाद अगर कोई इलेक्शन जब भी हुआ, तो फिर उसमें बात सामने आई। और फिर अच्छा ज़ाहिर है अवाम पूछेंगे ना, जनूबी पंजाब के अवाम भी पूछेंगे ये जो महाज़ बना था, उससे पूछेंगे भई तुमने क्या किया? जाके कितने दिन तुमने असेंबली में बात की या इमरान खान के सामने रखा अपना मुतालबा? वो तो सारे मज़े में हैं, उसको वो कौन खुसरो बख्तियार ने तो इसी अथनाह में आप देख लें उनके असासे कहाँ से अरबों-अरबों खरबों तक पहुँच गए। तो कौन-सा जनूबी पंजाब वो बनाना चाह रहे थे, सब एक झूठ था, फ्रॉड था, एक मुहाज़ बना के उनका मकसद ही था कि वो इधर शामिल कराना चाहते थे। लिहाज़ा मैं नहीं समझती इस इलेक्शन में इस नारे की कोई हैसियत थी। और ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕਾਲਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਐਟਲੀਸਟ क्या पीपल्स पार्टी तैयार है? बिल्कुल पीपल्स पार्टी किसी मामले में भी तैयार है, आप अपने साथ अपनी जो आपकी सोच है उससे लोग ले आएँ और बिल्कुल वहाँ आप बैठें, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से बात करें, बिलावल साहब के साथ मीटिंग रखें, उनको बताएँ और ये आपकी एक राय है, देखिए हर किस्म की राय जो है वो सामने आए, तो फिर फैसला ठीक होता है, एकतरफ़ा राय जो है वो आए तो फिर फैसला जो है वो और हालात बदलते भी रहते हैं साथ-साथ, हालात और डेमोग्राफिक्स बदलते हैं, तो हर किस्म के हालात जो हैं, वो फैसले जो हैं वो एक जैसे हालात तो रहते नहीं, लिहाज़ा 2013 के जो हालात थे वो आज नहीं हैं और आज जो हालात हैं वो जब भी इलेक्शन अगला होगा, अगर वक़्त पे होगा तो 2023 में नहीं होंगे। तो ये तो एक बड़ी अनप्रेडिक्टेबल बात है। हो सकता है इससे बड़े-बड़े ठीक मसाइल सामने आ जाएँ और मैं देख रही हूँ कि इससे बड़े-बड़े मसाइल सामने हैं। अब जो भी पार्टियाँ सामने आएँगी उनको जो लड़ेंगी इलेक्शंस उन्हें मईशत को बहाल करने का सोचना पड़ेगा। अच्छा इससे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ बड़ा ਲੱਗਦਾ ਹੈ मसला ਕਿ है कि उनके ਇਹ पास खाने ਪਾਰਟੀ को ਦੀ कुछ ਜ਼ਰਾ नहीं ਗੱਲ है। ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪੀਪल्स ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਗਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਏਗਾ ਯਕੀਨਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੀਪल्स ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ गौर किया जाए? देखिए जी, बात तो हर जगह होती है, बात तो ज़ाहिर है होती है और बात हमारी एक बड़ी पार्टी इस वक़्त भी मौजूद है पंजाब में और उसको हमने सिर्फ़ फ़ाल करना है और मेरे ख़्याल में कुछ जब हम मुस्लिम लीग नून से जब हमारी हुकूमत थी, तो हमने कभी भी इसमें कोई जो है लकीर नहीं खींची। मेरे ख़्याल में हमारे प्राइम मिनिस्टर वाहिद प्राइम मिनिस्टर था जिसने मुस्लिम लीग नून के मेंबरान को इतने फंड दिए, जितने पीपल्स पार्टी को दिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो स्टार्ट थे वो सबको मिले, बराबर मिले। आज ये माहौल नहीं है लेकिन वैसे ये हमारी जो हुँ, एक बैटल ग्राउंड है पंजाब का, उसके लिए सबसे बड़ी फ़िक्र है और मैं समझती हूँ कि यही अब अगला चैलेंज है, जो चेयरमैन साहब को और ज़रदारी साहब को हल करना है। उसके लिए सबसे मेरे ख़्याल में ज़रूरी हमारा जो जहाँ अभी आसानी से काम हो सकता है, वो जनूबी पंजाब ही है और अपना वोट बैंक वहाँ से जो है वो वापस लेना और सेंट्रल अच्छा पंजाब से मैं लेना। ਤੁਹਾਡੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪੀਪल्स ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੁਪਵਾੜਾ ਰਾਓ ਸਿਕੰਦਰ ਜ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪੀਪल्स ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮਿਨੀ ਲਾੜਕਾਨਾ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਕਸੂਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇੱਥੋਂ ਬੜਾ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪੀਪल्स ਪਾਰਟੀ ਜੀ
ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਕੰਸੰਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤੀ ਪੰਜਾਬ ਏ, ਇਹਨੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ नहीं जी, पंजाब का नाम है, पंजाब का पंजाब ही जो है बैटल ग्राउंड, जैसे मैंने आपको कहा, जहाँ जंग लड़ी जानी है, जनूबी हो, वस्ती हो, हर जगह हमारे बंदे में, जब पिछले इलेक्शन की बात करूँ, फैसलाबाद से सीटें थी हमारी, हर जगह से सीटें थी, शेखुपुरा से सीटें थी। लिहाजा अब हम अगर 2007, 8 जहाँ मोहतरमा ने हमें छोड़ा था, हम वहीं अगर आके खड़े होते हैं, वैसे ये भी बड़ी कामयाबी है। लेकिन ये हमारे दिमाग में इसकी तकसीम अभी इतनी नहीं है। हम पंजाब के लोग कहते हैं पंजाब में हमने दोबारा बहाली करनी है, होगी तो फिर वो पूरा पंजाब है, उसमें ये नहीं है हाँ, कि सिर्फ लेकिन जनूबी लेकिन पंजाब। वस्ती लेकिन वस्ती हाँ, पंजाब। जनूबी पंजाब के लोगों के साथ तो उन्होंने झूठ और फ्रॉड किया है ना शाह साहब, ये तो देखिए। ये तो हम उन्हें याद दिलाएंगे कि आपको भी उन्होंने 90 दिन में सूबे का वादा किया और उन्होंने आपको एक दिन भी सूबे की बात नहीं की। वहां के लोग तो पूछेंगे, जाहिर है ये उनके सारे नुमाइंदों ने एक जनूबी पंजाब महाग बनाया और जाके झूठ बोला, तो लिहाजा वो तो पूछेंगे, हम नहीं पूछेंगे, हम नहीं याद जी कराएंगे, वो तो पूछेंगे उनसे। हमारे बहुत से लोग जो हैं वो वहां चले गए। ये जी खुसरो जी। बख्तियार अच्छा। ने जो इस आड़ में किया, वो क्या किया? जी जी ਜੀ। ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੇ ਇਲੈਕਟੇਬਲਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਉਹ ਸਨ ਸਰਾਇਕੀ ਤਹਿਰੀਕ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਾਇਕੀ ਤਹਿਰੀਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਲੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ 1970 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ, ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੰਬੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਜ ਲੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤੇ। ਤੇ ਸੋ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਟੇਬਲਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਔਰ ਉਥੋਂ ਦਾ ਦੇ ਮਾਸਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸਿਰਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ सूबे ਦਾ नहीं ਦਿੱਤਾ पूरे पंजाब ने कि ਤੁਸੀਂ इथों पंजाब तकसीम कर दो। देखिए जी, अभी तो ये मुझे तो ये आगे लंबी कहानी लगती है, अभी ये होने वाला भी नहीं है। इस वक्त मैंने आपको कहा चैलेंज बहुत बड़े हैं। इस जी वक्त बिल्कुल। चैलेंज मुल्क को बचाना है, मुल्क की तकसीम रोकना है। जो ये हुकूमत जो बैठी हुई है अभी और जो कर रही है, वो तो खुदा ना खास्ता जो बलूचिस्तान के हालात हैं, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में दोबारा ये जो आपकी तहरीक-ए-तालिबान सर उठा रही है। अब आपको कहा गया कि बलूचिस्तान में दाइश नहीं है। आपने देखा कि हज़ारा कम्युनिटी के साथ क्या हुआ और ये आपके फ़ॉरेन ऑफ़िस ने कहा, दफ़्तर-ए-ख़ारिजा ने, कि दाइश नामी कोई चीज़ नहीं। इस वक़्त मुल्क को जो है वो संगीन जो है एग्ज़िस्टेंशियल मसाइल जो उसकी सालमियत पे जो है बड़ा असर रखते हैं, वो हैं। इंटरनेशनली बैरून मुल्क हम लोग बिल्कुल लावारिस हो चुके हैं, हमारे दोस्त हमें छोड़ चुके हैं। हत्ता कि सऊदी अरेबिया आपसे कर्ज़ा वापस माँग लेता है और आप 14% पे चीन से ले लेते हैं। मैं समझती हूँ ये मसाइल इस वक़्त बहुत बड़े हैं। हम अंदर सूबे को तक़सीम करें, जनूबी या वस्ती पंजाब बहुत पीछे रह जाता है शाह साहब। इस वक़्त तमाम जो ऑपोज़िशन की जमातें हैं, उनको फ़ोकस मेरे ख़्याल में अभी भी, और अगर कोई इलेक्शन के ज़रिए तब्दीली आई या अगर ये हुकूमत चली गई, तब भी इस मुल्क की मईशत, इस मुल्क के जो अवाम है, चाहे वस्ती पंजाब के हों, जनूबी पंजाब के हों, सिंध के हों या केपी के हों, बलूचिस्तान के हों, भूखे मरें। आप मेरे से बेहतर जानते हैं। तो ये मामलात तय होंगे तो फिर आगे दूसरे मामलात जो हैं वो उनकी तरफ हम जाएँगे। लेकिन जिस अच्छा गड्ढे एक। में अभी हम भाग रहे हैं, उस गड्ढे से बाहर निकालने के लिए इतना लंबा जी हाथ किस पार्टी का है कि वो जो है अंदर हाथ डाल के गड्ढे से जो है लोगों को खींच के बाहर निकाले या मुल्क को इस भंवर से बाहर निकाले। ये मामलात बहुत बड़े मामलात हैं। आपका सीपेक तबाह हो गया है।
आपका डेट टू जीडीपी रेशो 80% पे है। आप के पास अगले आपके पास कोई पूरी दुनिया में आपसे एलएनजी का मुआहदा करने को तैयार नहीं। तैयार है आपके ज़ब्त खड़े में दूसरे मुल्कों के एयरपोर्ट पे। आप समझते हैं कि मुल्क जो है वो इस वक़्त जो बड़े मसाइल हैं उनको हल करना हमारे लिए किसी भी हुकूमत के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। आज भी आपने देखा कि जो एहतजाज हो रहा था पीडीएम का, वो इसी मामले पे था कि ये मुल्क यहाँ तक कैसे पहुँचा है? क्या वो मामलात हैं कि जिनकी वजह से ये 70 साल में जो नहीं हुआ वो आज हो रहा है? मईशत मंफ़ी हो गई और लोग बदहाल हो गए। एक आदमी लाके बिठा दिया गया और वो आदमी बैठा हुआ है और वो बहरा है, उसके कान बंद हैं। जो जो ज़ुल्म होता है वो मक़तूलों को बुला के अपने पास उन्हें ये बड़े-बड़े महलात जो हैं, बड़े-बड़े बागात जो हैं, आपके वज़ीर-ए-आज़म हाउस के वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह की वो दिखा के वहाँ ताज़ियत कर लेता है और अल्लाह अल्लाह खैर करे। तो ये जो फ़ातिहा है अच्छा, ये पूरे मुल्क अच्छा, को हम पढ़ने नहीं देंगे ना। बिल्कुल ठीक है, मुइशत तबाह होगी। लेकिन ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਡੀਐਮ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿਲੈਕਟਡ ਦੀ ਰੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ। ये चाचा कहानी खोलनी पड़ती है ना, कहानी खोल के बतानी पड़ती है लोगों को। किस तरीके से किस बंदे को क्यों लाया गया। अभी मैं कल से बहुत से मीडिया चैनल्स पे ये बात कही है मैंने कि आप याद करें कि आपको हकीम सईद ने 2 दहाइयाँ पहले बताया था कि एक क्रिकेटर को तैयार किया जा रहा है इमरान खान नामी और उसको उसको यहाँ लाया जाएगा। और उसको ये लॉबियाँ फंड करेंगी। 2 दहाइयाँ पहले ना ये आपके ज़हन में था, ना ये मेरे ज़हन में, हम तो ख़ैर उस वक़्त उस काबिल नहीं थे, लेकिन ये किसी के ज़हन में नहीं था कि ये क्रिकेटर तैयार इसलिए हो रहा है, इसलिए आज आपको सदाकत नज़र आ रही है। इसी तरह डॉक्टर इसरार ने बताया, डॉक्टर इसरार साहब ने, उनके ये सब चीज़ें आपकी पड़ी हुई हैं सोशल मीडिया पे, आप देखिए। ये क्लिप्स हैं, उन्होंने बताया कि ये ज़ायनिस्ट मूवमेंट है। ये इल्यूमिनाटी है, ये क्या कर रहे हैं किसके उस वक़्त किसी को ये यकीन था कि इस आदमी को लाके यहाँ बिठा दिया जाएगा। तो आज वही चीज़ें सामने आ रही हैं। अच्छा, उस वक़्त एक से इस पे लिबरल काम हो रहा है। लिबरल इमेज वाली ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਇਨਿਸਟ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, लिबरल लिमिट का स्पेशली ये पीपल्स मतलब नहीं है पार्टी। कि हम अपने मुल्क के खिलाफ जो है इतनी बड़ी साजिश को कामयाब होने दें। ये वही जमात है, ये वही जमात है जिसकी वज़ीर-ए-आज़म अपने कोट की जेब में मिसाइलों के नक्शे लेके आई थी और यही हमें आज तक पढ़ाया गया है कि आपके ये दुश्मन हैं। तो आज अगर वहाँ से कोई लाके बंदा मुसल्लत कर दिया जाए और कश्मीर चला जाए और लोग बदहाल और भूखे हो जाएँ और गुर्बत की सतह से गिरते चले जाएँ और जिनको ये कहते थे कि बाहर से लोग आएँगे, वो बाहर से जो आया वो जहांगीर तरीन और जुल्फ़ी बुखारी और इनके अलावा किसी को नौकरी नहीं मिली। तो मुझे बताएँ कि फिर क्या हमने लिबरल जमात हम यरूशलेम में तो इलेक्शन नहीं हमने लड़ना ना, हमने तो इलेक्शन यहाँ लड़ना है और यहाँ के लोगों को हक़ाइक़ बताने हैं और ये सब चीज़ें रिकॉर्डेड फैक्ट है हिस्ट्री की। ये जो इमरान खान बार-बार आपको बताता है मीर जाफ़र और मीर सादिक, तो ये भी नहीं बताता कि मीर जाफ़र और मीर सादिक ये खुद हैं। लिहाज़ा जहाँ मामलात पहुँच गए हैं, वहाँ से और इसी लिबरल जमात ने और भुट्टो साहब ने तमाम इस्लामी दुनिया को जमा किया। इसका ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ सीवानी कुव्वतों और ताकतों को जो है कामयाब होने दें और इस मुल्क को जो है गरक होने दें। ये बा अब इस बात में अगर हकीकत नहीं है, मैं ये नहीं कहती मैं इस पे इल्ज़ाम भी नहीं लगाती, लेकिन इसकी कोई ना कोई पूछ-परछ तो होनी चाहिए कि यहाँ तक मामला कैसे पहुँचा? कौन है जो आप बताएँ किस पार्टी को और पाकिस्तान की किसी भारतीय
बीजेपी के किसी बंदे को या किसी इंडियन को या किसी इजरायली को इतना इश्क क्यों नहीं हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से या मुस्लिम लीग नून से कि वो उनको अरबों डॉलर जो है वो दे। ये बातें पूछने वाली है शाह साहब। अब आगे पता नहीं इस एजेंडे में क्या है, क्या किस सूबे को अलग करना लिखा है, हमें क्या पता। जी देखो ना, आम आदमी ते ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਕੀ ਮੰਗੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ महंगाई 'ਚ की ਕੀ शासन ਵਜੂहात। बात है, महंगाई बेरोजगारी हर तकरीर का हिस्सा है। और ये भी तो हर तकरीर आम आदमी को ये भी पता होना चाहिए कि उसको यहाँ तक लाने के पीछे कहानी क्या है। आखिर आम आदमी भेड़ बकरी तो नहीं है ना, पेट तो भरता है लेकिन दिमाग भी तो रखता है। लिहाजा हम तो हर तकरीर में ये बात करते हैं, मैं खुद करती हूँ। हालात सबके लिए मुश्किल है। 28 रुपए की यूनिट जब बिजली हो जाएगी तो पंखा, आम तौर पे जो पंखा गरीब से गरीब आदमी भी चलाता था, वो पंखा भी एक बड़ी अय्याशी बन गई है। अब पूछना फर्ज है कि क्यों और कैसे मुल्क यहाँ तक कैसे पहुंचा था, ये सवाल भी तो पूछें आप। अभी तो हम इंतजामी अच्छा। तौर पे पंजाब की तकसीम को बुरा समझ रहे हैं या बुरा कह रहे हैं, लेकिन अगर इसके एजेंडे के अंदर मुल्क की तकसीम हो तो पंजाब कहाँ जाएगा? फिर जनूबी और सेंट्रल पंजाब की क्या हैसियत रह जाएगी? बलूचिस्तान के हालात आप देखिए, इस वक़्त मुल्क को इकट्ठा रखना ज़रूरी है। इस वक़्त इस जो भी है साज़िश है, इसको जो है आप चाहे 10 लोग हैं, जी चाहे बिल्कुल 10,000 बिल्कुल। हैं, चाहे 10 लाख हैं, ਅਸੀਂ अभी ਤੇ ਖੁਦ खड़े ਇਹੀ तो ਕਹਿੰਦੇ हैं। ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਫਾਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਸਨ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਜਿਸਟ ਕੀਤਾ ਇਫਤਖਾਰ ਚੌਧਰੀ ਜੈਸੇ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅਹਿਮਦ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਟਾਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਸ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। एग्जेक्टिव चेयरमैन पीटीवी नहीं लगा सकता। चेयरमैन पीटीवी लगाया उन अदालत ने शाह साहब केस। ये वो बंदा है जो हर चीज को अदालत लेके जाता रहे, ये वो बंदा है जिसने फिर सारा कुछ तय नो नो करके ये नो, अदालतों वो के फैसले लेता है। जी, मतलब आज दो इसको राय नहीं है। चाहता इसको चाहता ये अगर इसमें इतनी एग्जेक्टिव में ताकत हो तो एग्जेक्टिव अपने फैसलों का पहरा दे और अपनी अपनी जो उसकी दायरा इख्तियार है उस पे पहरा दे। इसमें तो इतनी ताकत भी नहीं, इसके दायरा इख्तियार में कुछ भी नहीं है। बहादुर शाह जफर से भी क्या गुजरा है। ये डी चौक और इसके आसपास के चंद किलोमीटर गिन ले, वो भी ये अगर कभी बाहर निकले तो फिर ये उसका दायरा इख्तियार में शायद आए। इससे आगे उसके दायरा इख्तियार में ना फॉरेन ऑफिस है, ना इलेक्शन कमीशन है, ना कोई भी ऐसा इदारा इस मुल्क का जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जिसको आइन नीचे देता है वो इसके लिए काम नहीं करता। इनका सिर्फ काम वहाँ बैठना है, जिनको बिठाया गया है, कभी दिल चाहे तो बंदी गाला या दिल चाहे तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे। आप देखें इसके इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। हालात क्या है, पंजाब पे आ जाते हैं। पंजाब का जो वज़ीर आला लगाया गया है, क्या वो पंजाब के लोगों के साथ मज़ाक नहीं है? क्या वो पंजाब की तौहीन नहीं है इतने बड़े सूबे की? आज पंजाब के हालात देखें और वज़ीर आला की सोच देखें, वो डीसी से कह रहे हैं कि कव्वालियों का एहतमाम करो। ये तो मोहम्मद शाह रंगीला की कोई दूसरी नस्ल है, जिसको मुल्क में जो है वो भाड़ में जाए, वो कह रहा है मैं कव्वालियों डीसी को कहो तो खुदा का खौफ है, तूने कुछ कहना है तो कह कि भई अपने-अपने ज़िलों में हालात पे नज़र रखो। आप देखो कि लोगों को सस्ती चीज़ें मिलें, आप देखें कि आपके वहाँ क्राइम क्या है, जुराइम के रेशो देखो, वो लोगों के लिए कोई मामलात सीधे करो, वो कह रहा है कव्वालियाँ कराओ।
तो आप बताएं जिस सूबे का वजीर आला उस्मान गुलजार लगा दिया जाए, उस सूबे से ज्यादा मजलूम कौन सा सूबा हो सकता हाँ जी, वो तो पाकिस्तान मैजिक स्पेल दे अंडर है इस वक्त ते लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा आखिर जे कि है? मैजिक स्पेल के लिए भी शाह साहब, मैजिक स्पेल के लिए भी वैसे भी ये मैजिक स्पेल जो है वो ममनुआ है अपने अपने हमारे मजहब में। और अल्लाह ताला जादूगरों पे लानत है अल्लाह ताला की, और जो ये जादू करके 21-22 करोड़ जो लोग हैं उनकी एक तकदीरों पे मोहर नहीं लग सकती। तो लिहाजा जो भी जादू है बंगाल का है या जहाँ का भी है, वो जादू इंशाल्लाह गरक होगा, लेकिन जादूगरों को लेके गरक होगा। जादू उल्टा भी पड़ जाता है, आपको पता है ना, जादू उल्टा भी जी पड़ता है। तो इंशाल्लाह ये जो भी काला जादू है या जो भी ये नहुसत की जो है ये जादू इस मुल्क पे फैला हुआ है वो उल्टा पड़ जाएगा इंशाल्लाह, और पड़ रहा है। आप देख लें कि जादू से बैठा से जरूर होगा, लेकिन जादू से तीर कोई नहीं चल रही, जादू से पीएलए भी नहीं चली। और बातें छोड़ दें, क्रिकेट भी नहीं चला, क्रिकेट बोर्ड भी नहीं चलता जादू खेल से। लिहाजा हाँ, ये एक चीज जड़ी आंदी थी वो भी नहीं हो सकी जी, आज हर वो भी फिर चीज नहीं हो जादू, सकी। कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं। लिहाजा अब इस वक्त हम सबका फर्ज अच्छा, है एक कि चीज मैं इसके थोड़े को पीछे पूछना चाहांगा कि पीपल्स पार्टी या नून लीग या पीडीएम अवाम ਨੂੰ ਕੋਈ ऐसी गारंटी या ऐसा वादा दे सकते नहीं कि महंगाई ਦਾ ਰੋਣਾ ਤੇ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ 2018 ਦੇ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। जी वादा तो यही होना चाहिए, लेकिन हालात जो इस वक्त हैं उनको इधर रोकना जरूरी है। इस वक्त 28 रुपए आपकी यूनिट बिजली है, इसको इसको रिवर्स लाना, आईएमएफ के सिंगल से मुल्क को निकालना जरूरी है शाह साहब, मुल्क को किसी सिमत लगाना जरूरी है। ये बैठे रहे तो डॉलर 200 का होगा ही होगा। महंगाई आप देख ले, हर इस साल के शुरू से आज 15 16 17 दिन हो गए हैं, क्या क्या चीज महंगी हुई है। तो वादा तो हम करेंगे, लेकिन बात यह है कि पहले ये जो है दज्जाल से छुटकारा बहुत जरूरी है। दज्जाल जब तक हम पे सवारी करता रहेगा, दज्जाल में कुछ भी नहीं, दज्जाल इतनी गहराई में हमें फेंक देगा कि फिर कोई पार्टी हाथ डालने को तैयार नहीं होगी। आप ये भी सोचें, आप वादा मांग रहे हैं, वादा तो वही हो सकता है ना जो अपनी इंसानी हिम्मत है, कुव्वत है, उठा के पाताल की गहराइयों में फेंक दो मुल्क को, बहिरा अर्ज में गरक कर दो, तो उधर से निकालने के लिए कौन कौन हाथ डालेगा, कौन सी पार्टी हाथ डालेगी, बताएं आप। ये सोचना पड़ेगा उन कुव्वतों को भी जो साहिब इक़्तिदार है इस वक्त, ਮਤਲਬ कहीं ना ਆਵਾਮ कहीं ਤੇ ब्रेक लगनी चाहिए। ਕਿਸੇ ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ सकती है ना जी, ਤੇ देखिए जी, अगर अवाम उम्मीद है कि पहले इस बंदे को जो है हम फारिग करें, उसके बाद तो ज़ाहिर ये फर्ज है कि इन लोगों की बेहतरी के लिए जो कर सके वो करें। बैरूनी दुनिया से जो ताल्लुकात कट गए हैं उनको सीधा करें। सीपेक जो चलता चलता अच्छा खासा तबाह हो गया उसको सीधा करें। उसके बाद जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन थी उसको वापस लाएं। इस मुल्क के लिए बाहर, आपको पता है 600 पाकिस्तानी हर महीने वापस आ रहे हैं, 600 अच्छा पाकिस्तानी बाहर। पाक ईरान गैस पाइपलाइन बहुत ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਰਦੇ और अपने टन्योर 'ਚ पूरा कर ਜਾਂਦੇ। देखिए जी, अनाउंस तो किया, जो भी उस वक़्त भी बड़े मसाइल होते हैं, ज़ाहिर है इतनी आसानी से मामलात नहीं होते, बड़ी-बड़ी कुव्वतें थी, लेकिन कर तो दिया। आगे मियाँ साहब का काम था उसको लेके चलना, लेकिन मियाँ साहब अब भी किसी दबाव में आ गए होंगे। बात ये है कि जो सीपेक हमारी रीढ़ की हड्डी था, वो कहाँ गई हमारी रीढ़ की हड्डी? आज चाइना ने 14% पे लोन दिया है आपको, 14%। 14% पे शायद किसी ने किसी को इस दुनिया में लोन नहीं दिया।
और आपके तैयारे पिया ज़मी बोस हो गई, पहले तो पसारे में चलती थी, अब ज़मी बोस हो गई। सारे तैयारे जो हैं वो ग्राउंड हो गए और एक बगैर परों वाला तैयारा जो है वो खुल्लम-खुल्ला बमबारी करता फिर रहा है पूरे पाकिस्तान के गरीबों पर। ऐसी बमबारी कर रहा है कि वो भूखे मरते जा रहे हैं, वो गुर्बत से मरते जा रहे हैं, वो महँगाई से मरते जा रहे हैं और मुल्क की मईशत पे बमबारी कर रहा है। आखिर इस तैयारे को भी तो उसको भी तो नीचे लाना है। लो जी, आखिरी सवाल एक मोहतरमा रेजिस्टेंस वास्ते मशहूर सन। भुट्टो साहब भी बहुत रेजिस्टेंस की सियासत की थी, अयूब के खिलाफ की थी, मोहतरमा ने ज़िया के खिलाफ की थी। लेकिन सानू हुण लगदा है कि पीपल्स पार्टी जिवें आसिफ साहब या इवन बिलावल साहब इंडिपेंडेंट ने दूसरियां क्यादतां ते दूसरियां सियासी जमातां ते मतलब चलो पंजाब च ना सही मोहतरमा हमेशा सिंध तो लॉन्ग मार्च स्टार्ट करते सन। सिंध च ते तुहाडे कोल इन्नी स्ट्रीट पावर या हमायत हासिल है कि तुसी सिंध तो एक ट्रेन मार्च जिवें मोहतरमा आए सन उस तरह तुसी लॉन्ग मार्च प्लान कर सकते हो। ਉਂਝ ਦੀ कोई एक्टिविटी सन नजर नहीं आती, की वजह? देखिए जी, पीपल्स पार्टी तो रहती कुछ जो थी रेजिस्टेंस में थी। आज भी अगर कोई कॉल हो तो मैं समझती हूँ कि जिन्होंने नहीं भी निकलना वो भी घर से निकलेंगे। लेकिन इस वक़्त ज़ाहिर है वो एक जमातों का कट है पीडीएम, इस वक़्त उन्होंने फैसला करना है, बात भी सही है, कोई जंग भी लड़ी जाती है तो मौसम देख के शासक लड़ी जाती है, इस वक़्त धुंध है और सर्दी है, लेकिन जब भी कॉल होगी आपको याद है कि याद होगा कि अभी ज़रदारी साहब की बिलावल साहब की और ज़रदारी साहब की शायद पेशी थी नैब में और इन्होंने ड्रामा करने की कोशिश की थी, तो मेरे ख्याल में उधर 100 150 कारकुन खड़ा था पीपल्स पार्टी का। उन्होंने पूरी इस्लामाबाद की पुलिस को वख्ता डाल दिया। लिहाज़ा रेजिस्टेंस कोई मुश्किल नहीं है। पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है और मैं समझती हूँ शायद अब नून लीग भी इस रास्ते चल पड़ी है। लेकिन वो जो फैसला है चूँकि एक जमात एक वो अकड़ के अंदर हैं हम एज़ अ जमात, तो वो जब फैसला होगा तो फिर तो हर जगह से लोग चलेंगे। आप देखेंगे मौलाना साहब कि लीड कर बहुत रहे ने, बड़ी अगर ये बैकफायर कर गया है सारा सिलसिला, मौलाना साहब बहरहाल एक मजहबी सियासी जमात के सरबराह ने और मारी च उन्हां दे तालिबान वाले कनेक्शंस भी हुंदे सन। ਇਹ ਸਾਰਾ अगर ਤੁਹਾਡੇ जी लिबरल जमात ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ है, अगर ये देखिए बैकफायर कर गया सारा? नहीं, मैं समझती हूँ मौलाना साहब को इतना क्रेडिट दे दें कि मौलाना साहब ने ये कोई इसको मज़हबी रंग जो है वो नहीं दिया। मौलाना साहब इस वक़्त जो बात कर रहे हैं वो वही बात है जो सब कर रहे हैं। तो इस वक़्त पाकिस्तान को ये जो है बहुत बड़ा खतरा सर पे मंडला रहा है, पाकिस्तान की सालमियत पे। मौलाना साहब भी वही बात कर रहे हैं। इस वक़्त लिबरल हैं तो भी हम जी, लेकिन अगर पाकिस्तानी मौलाना साहब लीड मज़हबी करते हैं तो करते भी प्राइम मिनिस्टर बन पाकिस्तानी जाते हैं। ने, जी? मौलाना साहब अगर लीड करते करते प्राइम मिनिस्टर बन जाते ने, हेड ऑफ द स्टेट्स बन जाते ने और वो पाकिस्तान ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰਕੀ टाइप बना देंदे ने या कुछ इस तरह की चीज ले आंदे ने, फिर की होएगा? क्योंकि देखिए वो ये लीड बड़ी कर रहे लंबी हैं। बात है। अभी तो लीड करें ना, पहले तो एक बड़े शैतान से लड़ने दें, फिर दूसरे मरहले बाद में आएँगे तो अफ़वामी तफ़हीम की हो जाएँगे। और ठीक पहले जो है ना इब्लीस से जंग करने दें, उसके बाद देखेंगे। फिर आपस में मामलात जो हैं वो इंशाअल्लाह ठीक इस वैसे नहीं होंगे जैसे आप सोच रहे हैं। कोई ठीक, बेहतरी थैंक की यू वेरी सूरत में मच। बने। बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बड़ा मैराथन थैंक यू। इंटरव्यू सी। बहुत शुक्रिया, सलामत रहो। शुक्रिया, अल्लाह